ताउते तूफान का कहर भले ही कम या खत्म हो गया हो, लेकिन मुंबई में इस तूफान ने बर्बादी के साथ 37 जिंदगियां भी ले ली। मुंबई के समंदर में बार्ज P305 के पास करीब 37 लोगों के शव बरामद हुए हैं, तो अब 50 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। INS कोच्चि के साथ साथ INS कोलकाता और INS तलवार भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं, जिनकी मदद से कुछ और लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। लेकिन सवाल वही है कि समंदर हादसे में मारे गए 37 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, तब जबकि तूफान का अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया था। ऐसे में न्यूज नेशन के कुछ सवाल भी हैं। इस हादसे में किसका हाथ माना जाए, केवल नेचर का या कुछ लोगों का भी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हर अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 37 शव बरामद हो चुके हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। न्यूज नेशन लगातार सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन 50 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और बड़ा सवाल यही कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सिर्फ तूफान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या फिर कुछ लोग भी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होनी चाहिए? इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे समंदर हादसे से जुड़ा एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डूबते बार्ज P305 पर जिस तरीके के हालात थे, उन हालातों को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये उसी बार्ज P305 का वीडियो है जहां 50 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन नया वीडियो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके का मंजर उस वक्त रहा होगा, कितना डरावना मंजर रहा होगा। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये बीच समंदर का डरावना मंजर है। देखिए जरा, यहाँ पर आवाजें भी कुछ सुनाई दे रही हैं। सेकंड साहब आ जाइए, सेकंड साहब। सेकंड साहब ऊपर आ जाइए। जहाज पूरा बैठ गया, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। हम लोगों को बचा दिया जहाज ही, हम लोगों को बचा दिया जहाज ही, बचा दिया। आप ऊपर आ जाइए। तो देखिए यहाँ पर एक शख्स हैं जो अपने अधिकारी से बात कर रहे हैं। एक शख्स की आवाज आप यहां पर सुन सकते हैं, जो एक तरीके से ऊपर वाले की मेहरबानी अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहाज पूरी तरीके से बैठ गया है, लेकिन संभवतः वो कह रहे हैं कि जहाज ने हमको बचा दिया है। किस तरीके का उस वक्त माहौल रहा होगा, किस तरीके का डरावना मंजर रहा होगा, वो आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बार्ज 305 की तस्वीरें हैं जो पूरी तरीके से डूब चुका है। 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 37 लोगों की जिंदगियां लील चुका है ये हादसा। लेकिन इस बीच नया वीडियो जो बता रहा है कि कितनी डरावनी तस्वीर उस वक्त नजर आ रही होगी, किस तरीके के हालात रहे होंगे। तमाम जिंदगियों पर सवाल था। वो जिंदगियां जो बहुत देर तक, बहुत लंबे वक्त तक समंदर में, पानी में तैरती रहीं, सिर्फ इसी आस के साथ कि उनको बचा लिया जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों को बचाया गया है राहत बचाव एजेंसियों के द्वारा, लेकिन 50 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं और 37 वो बदनसीब हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के जो लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, उनका रुख करेंगे। हमारी सहयोगी ज्योत्सना भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उन पर भी वो भी लगातार हर अपडेट पहुंचा रही हैं न्यूज नेशन के दर्शकों तक, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले मुंबई हादसे पर चीफ इंजीनियर रहमान शेख ने बड़ा खुलासा किया है। रहमान शेख ने कहा है कि शिपिंग की कंपनी और कैप्टन पर गंभीर आरोप लगते हैं। कंपनी और कैप्टन ने पोर्ट तक जाने नहीं दिया, साथ ही बार्ज को ले जाने का ऑर्डर भी नहीं दिया। आपको बता दें कि बार्ज P305 काफी पुराना जहाज था जिसकी हालत ठीक नहीं थी। ये सारे खुलासे अब चीफ इंजीनियर रहमान शेख ने किए हैं। क्या कुछ कहा है चीफ इंजीनियर ने इस पूरे मामले पर, सुनिए जरा। नहीं, प्रमन ने आपको क्यों नहीं बोला वैसा पुल आउट करके मुंबई लेके आओ जब साइक्लोन हो रहा है तभी? उस टाइम पवन ने बोला हुआ कैप्टन से बात हुआ था। कैप्टन ने नहीं लेके गया। उसमें बात हुआ था, तभी नहीं आ पा रहा है। तब 5 में कैप्टन ने बोला 40 नॉट के ऊपर विंड जाएगा। 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो कैप्टन को सिलेक्ट कौन किया था? एक बार तो दिया होगा, ऑफिस किया होगा, ऑफिस किया ना।
तो ये कैप्टन का वजह से ही पूरा सारे कुछ हो गया, सब गड़बड़ हुआ। हाँ, कैप्टन और क्लाइम रेफ कैप्टन एंड क्लाइम रेफ का वजह से वैसल हादसा हुआ। और आप लोग जब साथ में थे उसमें से कितने लोग कट गए पॉपुलर में? मेरा लोग एक आदमी गया था। एक आदमी पकड़ गया पॉपुलर में। तो 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, सुभाष शिर्के जो लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, ज्योत्सना जिन्होंने तमाम चश्मदीदों से बात की है, मुंबई से हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, साथ ही साथ सैयद आमिर हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ पॉलिसी यहां दिल्ली से, देश की राजधानी से बनाई जा रही है, क्या कुछ राहत बचाव एजेंसियों का कहना है। लेकिन इस बीच मुंबई के पास समंदर में डूबे बार्ज P305 पर काम करने वाले अभी भी 50 लोग ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। 273 लोगों में से अब तक 188 लोगों को बचाया जा चुका है, 37 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं। समंदर में लापता लोगों की तलाश में भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की तरफ से चल रहा है लगातार सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं मुंबई से न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा। ताउते तूफान के कारण समुद्र में डूब चुके बार्ज P305 पर सवार करीब 50 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड लगी हुई है। आपको बता दें कि समुद्र में करीब 35 नॉटिकल माइल दूर डूबा है बार्ज P305। इस बार्ज पर 273 लोग सवार थे और जब से नौसेना और कोस्ट गार्ड को इसकी जानकारी दी गई तब से ही चल रहा है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको जानकारी देते हैं कि अब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद 188 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है और करीब 37 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इसे हम सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नौसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस ऑपरेशन में INS कोलकाता, INS कोची, INS बीज, बेतवा और तेग को शामिल किया गया है। ये नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोत हैं। इसके अलावा INS तलवार जो कि दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर था, वहाँ का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाने के बाद उसे भी P305 पर जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढने के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने के लिए लगा दिया गया है। साथ ही कोस्ट गार्ड के भी कई शिप और चेतक हेलीकॉप्टर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं। चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से एयर सर्च किया जा रहा है और तलाश की जा रही है उन करीब 50 लोगों की जो अभी भी लापता हैं। न्यूज़ नेशन पर इस खबर को हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसका असर ये हुआ है कि अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जब इस पूरे मामले की जांच होगी तब ये साफ होगा कि आखिर कोस्ट गार्ड द्वारा अलर्ट घोषित किए जाने के बावजूद ये कहा गया था कि तूफान बेहद खतरनाक है, आप अपने बार्ज पर जो लोग सवार हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दे, लेकिन फिर भी लापरवाही दिखाई गई। आखिर ये लापरवाही किसकी है, ये जांच के बाद साफ होगा और न्यूज़ नेशन तब तक इस खबर को प्राथमिकता से दिखाता रहेगा जब तक इस पूरे मामले के जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, वो सामने नहीं आ जाते। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन। तो हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा की मुंबई से आपने ये रिपोर्ट देखी। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का, हमारे सहयोगी सैयद आमिर है हमारे साथ। आमिर, लगातार न्यूज़ नेशन इस खबर को दिखा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मंत्रालय के स्तर पर मंथन शुरू हो चुका है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अपडेट ये है कि जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया इस पूरे मामले को लेकर के। और कल जिस तरह से 3 नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें नजिल जाफरी जो कि रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं, और दूसरा 2 और नाम है अमिताभ कुमार और SCL दास साहब का, जो तीनों लोग जो है इस पूरी कमेटी ये गठित की गई है। ये तय करेंगे कि ये सवाल जवाब करेंगे और पूरे घटनाक्रम पर क्या रणनीति अपनाई गई, इससे बचने के लिए क्या क्या किया गया, क्या क्या नहीं किया गया, इन सब पर पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय को सौंपेंगे और 1 महीने तक ये जांच चलेगी। आपको बता दें कि इस जांच में तमाम सवाल पूछे जाएंगे, तमाम ऐसे सवाल जो कि जिसके जवाब टटोलने की कोशिश की जाएगी। उस समय जब अलर्ट जारी किया गया था SOP के आधार पर, वहां पर क्या प्रिकॉशंस लिए गए और किस तरह से बचाव कार्य हुआ और बचाव कार्य में कहां पर खामी सामने आई है, क्योंकि कोई भी बार्ज, जहां पर भी बार्ज होते हैं वहां पर
इस तरह की आपदा के लिए प्रॉपर तरीके से इससे निपटने के लिए प्रबंध किए जाते हैं, क्या उसमें खामियां रही हैं? ऐसे तमाम सवाल जो हैं उससे अब दो चार होना पड़ेगा तमाम अधिकारियों को, जो एस्कॉन कंपनी थी उसके अधिकारियों को, और कहीं ना कहीं ओएनजीसी के अधिकारियों को भी, और तमाम जो बार्ज पे कार्यरत थे उनसे भी इस बारे में सवाल जवाब पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब मंत्रालय काफी एक्टिव हो चुका है, एक्शन में आ चुका है, समिति का गठन हो चुका है। समिति 3 सदस्यीय समिति जिसे चाहे वो इस समिति में शामिल कर सकती है पूछताछ के आधार पर। तो कुल मिलाकर के मंत्रालय में मंथन शुरू हो चुका है इसको लेकर के, और जो भी गुनहगार है, कहा यह जा रहा है, जो भी गुनहगार है, जो भी जिनसे भी निगलेक्ट किए हैं, क्योंकि 12 तारीख को आपको बताएं मेट डिपार्टमेंट ने इसकी बाकायदा चेतावनी जारी कर दी थी। हमने मेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने कहा 12 तारीख को हमने चेतावनी जारी कर दी थी, उसके बाद 13-14 तारीख को भी चेतावनी जारी की गई, लेकिन ये चूक कैसे हो गई समझ नहीं आया, क्योंकि अच्छा खासा वक्त था, 4 से 5 तो न्यूज नेशन लगातार यही सवाल खड़ा कर रहा है, आमिर की जवाबदेही आखिर किसकी तय होगी? और जो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप साझा कर रहे हैं न्यूज नेशन के दर्शकों के साथ, उसके मुताबिक अब संबंधित मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया है, 30 दिन तक जांच होगी और जांच के बाद जवाबदेही भी तय की जाएगी, ताकि आगे इस तरीके की घटना ना हो सके, ये उम्मीद जरूर की जाती है। हमारे 2 सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन दोनों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक और अहम खबर हम आपको बता दें। मुंबई पुलिस ने भी बार्ज P305 मामले में एडीआर दर्ज की है। मुंबई के येलो गेट पुलिस ने इस मामले में एडीआर दर्ज की है। अब इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस भी अपने स्तर पर करेगी। सुभाष, खबर लगातार हम दिखा रहे हैं और सवाल भी ये खड़ा कर रहे हैं कि जवाबदेही तय होगी या नहीं, और क्या उसी का ये अपडेट है कि मुंबई पुलिस अब आगे आई है एडीआर के माध्यम से? सुभाष, मैं आपका रुख करूंगा, उससे पहले क्या कुछ संबंधित अधिकारी कह रहे हैं वो सुना देते हैं। तौकते तूफान के वजह से अरेबियन सी में P305 बार्ज और एक और टग, ऐसे 2 वेसल में टोटल 274 लोग फंसे हुए थे। इसमें से 220 लोगों को इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के सहायता से रेस्क्यू किया गया है, और अब तक जो माहिती उपलब्ध है उसके अनुसार 22 लोग मयत हुए हैं, इनके डेड बॉडीज हैंडओवर किया गया है, और इसके बारे में येलो गेट पुलिस स्टेशन में 22 एडीआर रजिस्टर किया गया है और इसकी अधिक चौकसी पुलिस करती है। सुभाष, तो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में आ चुकी है। अनुराग, ये प्रोसीजर है, क्योंकि जब भी अरब सागर में मुंबई के आसपास ऐसा कोई हादसा होता है तो येलो गेट पुलिस स्टेशन ये प्राधिकारिक पुलिस स्टेशन है और वो इस मामले में एफआईआर दर्ज करता है और आगे जांच करता है। ये प्रोसीजर है क्योंकि जो इंश्योरेंस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जो ज़रूरत होती है पुलिस के रिपोर्ट की, वो पुलिस की रिपोर्ट इसी येलो गेट पुलिस स्टेशन में दी जा रही है। लेकिन मैं महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं कि P305 ये बारिश के अलावा जो एक टग डूबा था उसका नाम था वाराप्रदा, और ये वाराप्रदा में 11 लोग सवार थे। इसका काम ये था कि ये बार जो है उसको टो करके समंदर तट पर लेके जाना, लेकिन ये भी टग डूब गया है और उसमें 11 लोग थे, उसमें से 2 लोगों को बचाया गया, लेकिन 9 लोग अभी भी लापता है। तो ये सारे जो लापता लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो अभी जे अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको जानकारी नहीं मिल रही कि कितने लोग स्पेसिफिकली लापता है, उनके नाम क्या है। क्योंकि सिर्फ सुभाष, इस वक्त की बड़ी खबर आप साझा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो अभी लापता लोगों का आंकड़ा 50 बताया जा रहा है, क्या ये 9 लोग जो मिसिंग हैं उसी 50 का हिस्सा है? ये 50 से ज्यादा अतिरिक्त 9 लोग और हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं? इसमें 9 लोग अतिरिक्त हैं, क्योंकि ये जो 50 लोग हैं वो P305 ये जो बार्ज है उसके लोग थे, वो अभी भी लापता है। लेकिन इसके अलावा जी वाराप्रदा जो पुलिस अफसर ने जिसका हमने अभी बाइट दिखाया, तो उसने भी ये पुष्टि की है कि एक टग बोट डूबी है और ये वाराप्रदा नाम की बोट है जिसमें 9 लोग मिसिंग है। ठीक है, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के साझा कर रहे हैं कि 50 लोग नहीं बल्कि 59 लोग लापता हैं अब इस पूरे समंदर हादसे में, जिनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। हमारी सहयोगी ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुंबई से ही। ज्योत्सना, आपके पास क्या कुछ अपडेट?
हम बिल्कुल उसी अस्पताल के सामने हैं जहां पर P305 में जो लोग ज़ख्मी हो गए अपने आप को बचाने में, और वो जो एडमिट हुए हैं ये अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया गया है जो मुंबई के तारदेव में है। रहमान शेख, जिनका वीडियो हमने चलाया, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने, मतलब जो कैप्टन था उसने लापरवाही बरती, और जिसकी वजह से जिनकी सिर्फ कैप्टन नहीं बल्कि अंदेशा मिलने के बावजूद जो भी प्रोटोकॉल था उसका पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, जबकि ये हादसा टाला जा सकता था। हमारे साथ वो रहमान शेख जो है उनके भाई है, जो अभी अपने भाई ज़ख्मी भाई से मिलकर आए हैं। आलम शेख हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या उनके भाई की हालत है, बाकी अन्य जो मरीज़ दाखिल हुए उनकी क्या हालत है। सर, क्या हालत है आपके भैया की? अभी ठीक है, वो अभी ठीक है। कल रात को लाए, उसको ट्रीटमेंट दिए, थोड़ा इंजर है नी में और पीछे स्पाइनल कॉर्ड में, स्टोमक में। बाकी अभी MRI करने के बाद में पता चलेगा कुछ फ्रैक्चर है कि नहीं है। बाकी वो नॉर्मल है, बात कर रहे, मैंने सब कुछ नॉर्मल है, खाना भी खा रहे, सब कुछ है। बाकी कितने अंदर लोग एडमिट होंगे? अभी 4 लोग और भी है उसके अंदर, पहले आए ना वो 4 लोग और भी है अंदर, बाकी वो लोग भी ठीक है, नॉर्मल है। तो उनके मानसिक अवस्था क्या है? क्योंकि बचने के लिए, जैसे आपके रहमान भाई बता रहे हैं कि बचने के लिए ज़्यादा साधन नहीं थे, जितने साधन थे उसमें भी काफ़ी फॉल्ट थी, लेकिन उसमें ऐसा हो गया, वो तो सबको निकले ना वहाँ से। कैप्टन तो पहले स्केप कर गए थे, वेसल से जम कर गए थे, जो उन्होंने सबको निकलने के बाद में लास्ट में जब वेसल सिंक हुआ तब वो जहाज छोड़े, तो वो डरे हुए थे कल, और उस हालात में नहीं थे बात करने जैसा। फिर बात करके उनको बोला हम लोग है इधर, टेंशन नहीं है। लेकिन दुख की बात है, इतना वार्निंग के बाद में आपको साइक्लोनिक वार्निंग मिला, वेदर फोरकास्ट है आपका, सब कुछ है, आपने वेसल को वहाँ से क्यों नहीं निकला? क्यों वो NGC ने परमिट किया उधर रुकने के लिए? जी, क्यों क्लाइंट वहाँ वेसल को जाने के लिए परमिट नहीं किया? क्यों कैप्टन ने वेसल को रोका वहाँ पे? और इतना लोग अभी हादसे का शिकार हो गए। जी, कैसे, मतलब ये सवाल जो है वो वाजिब है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से आज 37 लोगों का शव मिला है, 50 से ज़्यादा लोग जो है वो लापता है, 188 लोगों को जैसे तैसे करके बचा लिया। ये तूफान का जो मंजर था वो बड़ा था, भयंकर था, इस बात की जानकारी मिली थी, ONGC को मिली थी, एफकॉन कंपनी को मिली थी। तो सवाल है कि आखिरकार कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में इस हादसे को एक सबक के तौर पर लिया जाए। लेकिन इस बीच बार्ज P305 डूबने की वजह से अपनी जान गंवाने वाले लोगों का शव मुंबई के JJ अस्पताल लाए गए हैं। लेकिन यहां शवों की पहचान में भी समस्या आ रही है। वहां मृतकों के परिजनों से बात की है हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के ने। तूफान में कुछ बोट्स और भी डूब गई है और उसमें कुछ लोग उनके शव अभी JJ अस्पताल लाया गया है। हमारे साथ मुकेश कुमार है। राकेश कुमार मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो 28 ईयर्स ओल्ड है, और वो तो सीसोर पे 16 तारीख की रात को आ गया था 10 बजे। उसके उपरांत उसने वहीं पर लगा दिया, उसको कंपनी की तरफ से या उसकी किसी की तरफ से उसको यह मैसेज नहीं दिया गया कि तुम वापस ले जाओ। उसके बाद से वो रात को 11 बजे से उसकी जहाज़ उल्टी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से पीछे चलने लगी, और उसके कैप्टन ने पता नहीं अब ओवर कॉन्फिडेंस से या किस वजह से रात को दिन भर और रात को 10 बजे के बाद से उससे मेरा संपर्क टूट गया। रात को 10 से उससे मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप के द्वारा कि मैं कल सवेरे 5 बजे पहुंच जाऊंगा सीसोर पर, लेकिन उसके उपरांत उससे कोई बातचीत नहीं हुई। मेरा लड़का जो कि टीवी पे देख रहा था समाचार, जिसमें दिखा रहा था एक जहाज़ का P305 बार्ज का कि जो फंसा हुआ है। फिर इसने घर फ़ोन किया अपने नानी को, नानी ऐसे बात है, पता कीजिए। फिर हम लोग हरकत में आए, तब तक कंपनी के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया कि ऐसी बात चल रही है, ऐसी है। कंपनी ने इस बात को छिपाने की कोशिश की। कंपनी ने एफकॉन को लिखा भी था कि आप मेरे जहाज़ को भारत को लौटा दो, लेकिन एफकॉन ने सही समय पर जहाज़ को रिलीज़ नहीं किया, जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें 13 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोग बच गए। और जिसमें बड़ी दुखद बात है कि मेरे भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हम लोग परेशान हैं सर। तो जो दर्द है परिजनों का वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सुभाष, जैसा हमारे सहयोगी सैयद आमिर ने बताया कि दिल्ली में भी कमेटी का गठन किया गया है। दरअसल में वो कौन से सवाल होंगे जिनको तलाशने की कोशिश की जाएगी अब आगे इस पूरी जांच में? ये कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें ये साफ लिखा गया है कि साइक्लोन की वार्निंग मिलने के बावजूद क्यों वहाँ पे ये जो बोट्स है वो क्यों नहीं निकले, बार्ज या दूसरा जो टग बोट था वो क्यों नहीं निकला, वहाँ पे क्यों रुका और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी ये जो चीज़ें हैं इसकी जांच कमेटी करेगी। और उम्मीद है कि इसमें लापरवाही किसकी होगी, इस पर तुरंत फैसला हो और जवाबदेही फिक्स हो जाए।
अनुराग। बिल्कुल, लेकिन ज्योत्सना, क्या किसी तरीके की एसओपी होती है इस तरीके के बार्ज को लेकर, खासकर जब इस तरीके का कोई डिजास्टर हो, साइक्लोन हो, क्या उसका पालन किया गया, नहीं किया गया? एक्सपर्ट से आप लगातार बात कर रही होंगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के जो तूफान आते हैं, पिछले साल भी हमने देखा कि चक्रवात तूफान आया था। इस तरह के जब तूफान आते हैं तब सभी जो बार्ज होते हैं, जहाज़ होते हैं, जो छोटे मोटे नाव होते हैं, मछुआरे होते हैं, उनको भी बताया जाता है, आम लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है कि आप समुद्र के तटीय इलाकों में ना जाओ। तो ऐसे में जो बार्ज है, जो समुद्र में होते हैं, उनको तो ये पहले अंदेशा मिल जाता है। और जैसे हम बात कर रहे हैं ये तौकते चक्रवात तूफान का, तो उसके लिए तो 14 तारीख से ही जो IMD मौसम विभाग हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे ये जो इमरजेंसी आपातकालीन विभाग हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो और भारतीय नौसेना हो, इनकी तरफ से जो है वो बताया जाता है कि इस तरह का तूफान आने वाला है। इस तरह की ताज़ा अपडेट जो है वो लगातार दी जाती है, मीडिया के माध्यम से दी जाती है। तो ऐसे में बार्ज के कैप्टन को ये बात पहले से पता थी, उसके बावजूद भी जो है वो प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया गया पिछले साल। क्योंकि हमने जिन चश्मदीदों से बात की वो साफ तरीके से बता रहे हैं कि हमको बातों बातों में पता चल गया था। हमारे साथ जो रिश्तेदार है रहमान शेख के भाई, जिनके भाई का यह आरोप है कि कैप्टन को ये बात पता थी, हम उनसे जानेंगे आपके भाई को कितना समय हो गया काम करके? इस प्रोजेक्ट में 7 महीने से काम कर रहे हैं उधर ओएनजीसी फील्ड में, लेकिन कैप्टन को उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया, कैप्टन वी शुड एस्केप फ्रॉम देयर। उनको मतलब इस बात का जो होता है पहले से पता होता है, जहाज में जो काम करते पता होता है। वेसल में नेपटेक सिस्टम है, वेसल में अलर्ट सिस्टम है, वेसल में रेडियो इक्विपमेंट सिस्टम है, देन वेदर का फोरकास्ट रिपोर्ट आता है एवरी 24 आवर्स में। देखिए हर 24 घंटे में वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट आती है। तो ऐसे में इस इतने बड़े तूफान के बारे में कैसे पता नहीं चला? अब इसको बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो परिवार जो है, जिनके लोग दिल्ली में केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या जवाबदेही तय हो पाएगी? क्या इस हादसे को एक सबक के तौर पर लिया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके से निर्दोष लोगों की जिंदगियां ना जाएं? बिल्कुल, और ये साफ तौर पे कमेटी की तरफ से ये कहा गया है, और जो कमेटी गठन की गई है उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसको देखते हुए ये भी कमेटी सुझाए कि आखिर ऐसी घटना से किस तरह से बचा जा सकता है। अनुराग, एक चीज़ पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय मैं कवर करता हूँ और तमाम जो बार्ज हैं जहाँ पर कामकाज होता है, वहाँ का स्ट्रक्चर जो होता है और काम करने का जो तरीका है उसको करीबी से देखा है मैंने। वहाँ पर आपको बताएं कि अलर्ट सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा होगा, जब पूछताछ होगी तो यह पूछा जाएगा कि आपने अलर्ट कब कितने बजे जारी किया गया, और जब मौसम विभाग ने आपको 12 तारीख को 12 और 13 तारीख को इसकी सूचना दे दी थी, उसके बाद से कितने बजे के करीब आपने अलर्ट जारी किया? क्योंकि उसके बाद अच्छा खासा समय था लोगों को अलर्ट करने का, उनको निकालने का, उनके प्रबंधन करने का, और दूसरा ये लाइफ जैकेट से लेकर के तमाम चीजें जो हैं वहां पर कर्मचारियों के लिए मौजूद रहती हैं। ऐसे में क्या उन लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई थी कि नहीं की गई थी? ये ऐसी तमाम सवाल जो हैं उनके घेरे में आप बड़े जो अधिकारी जो अपने आप को बनते हैं वो कहीं ना कहीं आएंगे और उनको इसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो कैप्टन हो चाहे कोई भी हो। लेकिन जो लापरवाही बरती गई है कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से इतनी जानों को हाथ धोना पड़ा है। इसलिए मंत्रालय आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको देखते हुए आने वाले समय में देखना होगा कि जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है। आमिर, और आप कह रहे हैं कि मंत्रालय ये मानकर चल रहा है कि हम जवाबदेही तय करेंगे। हर भारतीय की उम्मीद भी यही है संबंधित मंत्रालय से, उस कमेटी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और हर अपडेट न्यूज़ नेशन के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।